नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जोशी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष जी और संगीत रागी जी सभी बने हुए हैं एक सबसे बड़े एक्सपर्ट पैनल के साथ। रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में एग्जिट पोल के आंकड़े भी हम आपके सामने रखने शुरू कर देंगे। लेकिन आज बंगाल की बारी है, जहां पर दूसरे दौर के मतदान में 142 सीटों पर वोटर अपना मत डालने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन भवानीपुर में जबरदस्त बवाल की खबरें आ रही है। भवानीपुर वही जिसको आप कहिए सबसे बड़े उम्मीदवार, दोनों तरफ से शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी की सीट में जबरदस्त बवाल हो रहा है। ये आपको सुनाते हैं जो हंगामा इस वक्त वहां पर चल रहा है। सुबह से लगातार भवानीपुर से वहां पर खबरें आ रही है और सुबह सबसे पहले ममता बनर्जी भवानीपुर के बूथ पहुंच गई थी, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। लेकिन अब एक बार फिर भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का बवाल। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आप लाइव हैं, सुन पा रहे हैं क्या? कहां पर आपके पीछे ये पूरा हंगामा दिख रहा है, बताइए। हिमांशु जी दिखाइए। बिल्कुल मैं अंजना बिल्कुल मैं अंजना आपको सुन पा रहा हूं। और सुबह से हम देख रहे हैं कैसे शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं, हर वार्ड तक पहुंच रहे हैं ताकि लोगों से वो बोल सके कि भारी संख्या में लोग बाहर आए और वोट करें। लेकिन भवानीपुर के जैसे ही इस इलाके में जो MM अली रोड पर पड़ता है और कोलू पारा मस्जिद बिल्कुल यहाँ पर पास है, जैसे ही वो यहाँ पर आए तो उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। ये देखिए कैसे पूरे यहाँ पर स्थिति, इस इलाके में स्थिति तनावपूर्ण होती हुई नजर आई। और उसके बाद कोलकाता पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर आए, CISF CRPF के जवान यहाँ पर स्थिति को काबू में करते हुए नजर आए। और अब देखिए ये जो पूरा इलाका है, जो ये भी कहा जाता है कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी यहाँ पहुंचे उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी, जय बांग्ला के नारे यहाँ पर लगाए गए। इससे पहले जब ये स्थिति भवानीपुर के वार्ड नंबर 70 के पास हुई थी, तब उस वक्त जहां एक तरफ जय बांग्ला के नारे लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों के द्वारा जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। अब हालांकि बहुत जल्द स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ रही है। और जैसे जैसे आप देखिए पुलिस का कॉन्वॉय निकल रहा है, ये शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी का पूरा कॉन्वॉय है, वो यहाँ से निकल रहा है। वैसे वैसे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो उत्तेजित होते हुए नजर आ रहे हैं और गाड़ी को देखकर जय बांग्ला के नारे यहाँ पर लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए शुभेंदु ने फैसला लिया कि वो खुद इस इलाके से यहाँ से निकले। और आप भारी संख्या में यहाँ पर कोलकाता पुलिस के जवानों को भी देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और स्थिति हाथ से ना जाए, लाठी ना भाजनी पड़े, पत्थर। सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि जय बांग्ला बनाम जय श्री राम भवानीपुर के भीतर लगातार वहां पर बवाल। और शुभेंदु अधिकारी ने आपसे जब बात की थी उसमें भी शुभेंदु अधिकारी का यह दावा था कि बाहर से आकर लोग वहां पर तकलीफ दे रहे हैं। अभी की स्थिति 1 घंटा सिर्फ बाकी है वहां पर मतदान खत्म होने में, क्या स्थिति हम कह सकते हैं कि काबू में आ पाएगी? जी स्थिति फिलहाल साहिल, अगर हम स्थिति की बात करें तो फिलहाल पूरे भवानीपुर में हमने एक भी बड़ा कोई भी हिंसक घटना होती हुई नहीं देखी। हालांकि जरूर शुभेंदु अधिकारी जब कुछ इलाकों में गए, भवानीपुर के जो फिरहाद हकीम का इलाका है और जो जहांगीर सिंह का इलाका है, जहांगीर खान का इलाका है, वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पर जरूर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण होती हुई नजर आई। और जब वो इस मस्जिद के पास भी पहुंचे जो भवानीपुर का एक अहम इलाका है, तब यहाँ पर भी स्थिति तनावपूर्ण होती हुई नजर आई। हालांकि स्थिति हाथ से नहीं निकली, CRPF के जवान, कोलकाता पुलिस के जवान लगातार स्थिति को जो है वो काबू में लाने की कोशिश करते रहे और फिलहाल स्थिति आप देख सकते हैं पूरी तरह से काबू है। कुछ लोग फिलहाल अभी भी उत्तेजित हैं और लगातार जय बांग्ला के नारे लगाए जा रहे हैं। तो जय बांग्ला वर्सेस जय श्री राम की जो राजनीति है वो इस वक्त आखिरी 1 घंटे में बंगाल चुनाव में देखी जा रही है, जहां पर कोशिश प्रशासन की तरफ से साहिल यही है कि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होती हुई नजर आई।
क्यों स्थिति हाथ से निकलने वाली थी उसको भी समझने की जरूरत हाँ, है। पीयूष। भवानीपुर के हर इलाके में शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे हैं, लगभग हर पोलिंग बूथ पर वो जा रहे हैं और लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि लोग निकल के ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। लेकिन जैसे ही वो इस इलाके में पहुंचे जो एक मस्जिद के पास है, यहाँ पर लोगों का गुस्सा उनको झेलना पड़ा। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यही है ना पीयूष कि दोनों ही नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। कांटे की टक्कर है, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी निकाल ले और हम फंस जाएं। ये भी तो एक चिंता नेताओं को सताती है ना कि अपनी ही सीट पर कहीं ऐसा ना खेल हो जाए जिसमें वो पीछे रह जाएं। आप बने रहिए हमारे साथ और वहां से ताजा तस्वीरें और खबर पूरी पहचाने के लिए धन्यवाद आपका। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए थे। पीयूष भवानीपुर के उस इलाके में है जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बताया जा रहा है, जहां पर पहुंच गए जब शुभेंदु अधिकारी, उसके बाद से वहां पर जबरदस्त बवाल की तस्वीरें आई। जय बांग्ला वर्सेस जय श्री राम, ये सिर्फ भवानीपुर और वहां की कहानी नहीं है, ये पूरे बंगाल में अगर आप देखिए तो अपनी अपनी पार्टी के लिए असर्शन का, अपने आक्रामकता दिखाने का भी नारा पूरे बंगाल में इस बार बन गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पहचान ही जय बांग्ला के नारे से हो रही थी और इधर जय श्री राम, तो ये एक टकराव चल रहा था। शशि जी, ये जय बांग्ला और जय श्री राम का नारा जो है उसमें एक पॉलिटिकल प्रतिध्वनि भी है। मुझे लगता है कि अगर जय श्री राम ज्यादा बोला तो वहाँ हो सकता है कि बहुत फायदा ना हो, ऐसा ये मेरा मानना है। नहीं ठीक है, लेकिन वो ये शुभेंदु मानते हैं अधिकारी कि पहले से जिस तरीके से भूमिका बांधे हुए ना, पहले चरण के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी हारेगी तो सनातन खत्म हो जाएगा बंगाल के भीतर से, और इस बार भी सीधा जो उन्होंने आरोप लगाया वो यही लगाया कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर तकलीफ दे रहे हैं, खास करके बांग्लादेशी मुसलमानों का नाम वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू हमें वोट देगा, हिंदू बीजेपी को वोट देगा, आज सुबह की उनकी लाइन है। आइए 5 बजे की इस बुलेटिन में एक बार एक झलक आपको दिखा देते हैं पश्चिम बंगाल में आज के वोटिंग की। ऐसे वोट कभी होगा? मारो 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 मारो। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। लोग 100 बार सोचने पे आने वाले दिन में मजबूर हो जाए। उनका पुलिस नहीं है तो केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल है, इनको डर लग रहा है। ये एक्सेस जो हो रहा ना, ये खराब है। ये बीजेपी का एक स्टाइल है, डराओ डर दिखाओ, जैसा गब्बर सिंह का स्टाइल था ना, जैसे बीजेपी का वही स्टाइल है, डरा के रखना, डरना चाहिए। लगता है मुझे कि ममता जी चुनाव जीतने में असहज महसूस कर रहा हूँ। দুই পক্ষের মধ্যে যে জয় বাংলা এবং জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে গেলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার মধ্যে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী শুভেন্দু অধিকারীও হাঁটতে হাঁটতে আসছেন পরিস্থিতি দেখার জন্য। मुसलमान मुझे देख के पूरा बांग्लादेश का जो जय बांग्ला कर रहा था। तो अब तक 78.7% मतदान, 3 बजे तक के ये आंकड़े, लेटेस्ट आंकड़े आना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ बवाल चरम पर है। वहीं ममता बनर्जी भी जब वोटिंग डालने गई थी तब उन्होंने सीआरपीएफ पर सीधे सीधे आरोप लगाए, सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगाए। उनका यह कहना था कि सीआरपीएफ जो तैनाती की गई है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, वो जानबूझकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा वो एक बार देखते हैं। They have limited the press media that whatever তারা যেটা বলবে সেটা প্রেসকে দেখাতে হবে যে বিজেপি সার্ভিস। আমি বলছি নো, 50 is here and তৃণমূল is winning। 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है और मुझे विश्वास है इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा
ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और हावड़ा में भी उन्होंने शो में राज तिलक में हिस्सा लिया था। हम लोगों ने भी स्टूडियो में यहाँ पर हावड़ा ब्रिज बना लिया है, और बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ना शशि जी के सिर से टकराए, ना संजय जी के, ना आशुतोष जी, संगीत। और ये जो ब्रिज है ना, क्योंकि हावड़ा अगर ब्रिज पार कर पाएगी बीजेपी तभी सत्ता तक पहुंच पाएगी। पिछली बार ये वहां का हावड़ा में 0 था, वही नहीं, इसीलिए हावड़ा ब्रिज क्रॉस करना है। में भी प्रदीप भंडारी, अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और प्रसून हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पत्रकार हैं। आज सुबह उन्होंने रिपोर्टिंग भी थोड़ी हमारे लिए कर दी थी बाहर से। लेकिन प्रदीप भंडारी, कोलकाता 0 आउट ऑफ 11, हावड़ा मतलब एक भी सीट ना आना, और इस बार आप दम भर रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे। भवानीपुर की लड़ाई पर तो बोलिए, कई लोग कह रहे हैं कि क्या चल रहा है ये, क्यों, मतलब अगर जाना पड़ रहा है तो फिरहाद हकीम के एरिया में क्यों जाना पड़ रहा है भाई शुभेंदु अधिकारी को, क्यों ऐसी जगहों पर जा रहे हैं? जिससे कि बॉबी हकीम गुंडागर्दी वार्ड नंबर 82 में नहीं कर सके और भवानीपुर की जनता फ्री और फेयर के रूप से चुनाव में वोट डाल सके। और जैसे नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, वैसे ही ममता बनर्जी अब भवानीपुर के अंदर चुनाव हारने की कगार पर है। आप इंतजार करिएगा। पर मैं आपसे बड़ी बात कहूंगा, नोट करिए अंजना जी और इसको रिकॉर्ड करिएगा। भवानीपुरी नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के आतंक, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही है, और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 2 कारण है इसके। पहला, ये चुनाव के अंदर अगर आप डिटेल देखेंगी, 90% से ज्यादा फेज 1 के अंदर वोटिंग हुई है। इस फेज के अंदर भी 90% से ज्यादा, अगर यही ट्रेंड चलते जाए, वोटिंग होगी। जब 2011 के अंदर सत्ता परिवर्तित हुई थी, 4% से वोट बढ़ा था, 77, 81, 82 से बढ़कर 84% हुआ था, जो 2 दशक का सबसे हाईएस्ट वोटिंग था। इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा गया है। मतलब ये कोई फोर्स वोटिंग नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं की वोटिंग नहीं है, न्यूट्रल वोटर निकल रहा है। और जिस हिसाब से ग्राउंड से हमें रिपोर्ट आ रही है, एक तरफा तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए वोट पड़ रहा है। यहां किसी ने बात करी कि भी केंद्र सुरक्षा बल की क्या जरूरत है। ध्यान करिए, सबसे ज्यादा पूरे स्टेट के जितने भी पोलिंग वायलेंस हुए, सबसे ज्यादा अगर कहीं हुए हैं वो पश्चिम बंगाल में हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक झालमुड़ी ने ऐसा तृणमूल कांग्रेस के कैंप के अंदर हड़कंप मचा दी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतेगी नहीं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ में जीतेगी, और तृणमूल कांग्रेस अपनी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। ऐतिहासिक बहुमत 252 का है 1987 का। प्रदीप भंडारी, ऐतिहासिक बहुमत 252 का है, 1987 में लेफ्ट पार्टीज को मिला था। आपका ऐतिहासिक इससे ज्यादा होगा, या बीजेपी के लिए ऐतिहासिक आप क्लेम कर रहे हैं? साहिल जी, जो मुसलमान है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, तो जिस सीटों पे मुसलमान बाहुल्य एरियाज हैं उन सीटों को आप हटा दीजिए। पर पश्चिम बंगाल का बंगाली हिंदू हर भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा है और तुष्टीकरण के खिलाफ वोट डाल रहा है, जिससे कि वो जय मां दुर्गा को बिना बेखौफ के बोल सके, जिससे वो जय मां काली को बिना बेखौफ के, यानी वोटिंग के इसमें सबका साथ की जरूरत नहीं है। विकास में सबका साथ ठीक है, लेकिन वोटिंग में आपको सबका साथ नहीं चाहिए। बंगाल के भीतर मुस्लिम वोट नहीं डाला तब भी चल जाएगा, हमें पहले तभी चलेगा, तभी चलेगा। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बताऊं। जब कलकत्ता के अंदर बॉबी हकीम कहता है कि कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना चाहता है, तो हम मॉडर्न सोहरावर्दी को नहीं बनाना चाहते कलकत्ता के अंदर। हमें कलकत्ता और बंगाल को बचाना है, और इसके लिए पश्चिम बंगाल का हिंदू जो प्रताड़ित है उसकी आवाज उठानी, और हर सनातनी हिंदू हमारे साथ है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है प्रदीप जी, शशि जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और अपने दर्शकों को भी बताते बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही अब वोटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, ये नंबर्स धीरे धीरे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बढ़ने लगेंगे, और आपके सामने हम एग्जिट पोल के नंबर्स, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नंबर्स सामने रखेंगे, फिर उस पर चर्चा होगी। शशि जी, आप उनको भंडारी जी, एक सवाल मेरा ये है कि आप जीत जाएंगे, हमने आपकी बात मान लीजिए इस समय स्वीकार कर ली, कौन सा मॉडल लागू करेंगे बिहार में? बगल के स्टेट बंगाल में, बगल के स्टेट बिहार का?
शशि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का मॉडल लागू करेंगे, जिसके कारण 2014 में जनता ने समर्थन किया, 2019 में जनता ने समर्थन किया, 2024 में जनता ने समर्थन किया, और वो मॉडल लागू करेंगे कि रात को 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री को ये नहीं बोलना होगा लड़कियों को कि घर के बाहर मत निकलो। बेखौफ पश्चिम बंगाल की हर बेटी बिना किसी गुंडे के डर के जमीन पे घूम सकती है। और जो बंगाल 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट कंट्रीब्यूट करता था देश की आजादी के बाद, जो तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने मिलाकर 3% पे छोड़ दिया, वापस से उसको देश का इकोनॉमिक कैपिटल बनाएंगे और नेशनलिज्म की जो धरोहर है तो उसको तुष्टीकरण से मुक्ति दिलवाएंगे। और 3,000 रुपए भी देने हैं आपको, जो अपने बाकी राज्यों में वादा किया हुआ है। अभी 4 मई का इंतजार कीजिए। बिहार में वो मॉडल लागू हुआ होगा ना। लेकिन ये सभी बातें जो हैं बीजेपी से पूछी तो जा रही हैं। आपका तो ऐसा हाल है सर कि अब मैं धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी इंतजार करना होगा कि वाकई पोलराइजेशन धर्म के आधार पर, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण तो हो चुका है, या तो टीएमसी की तरफ या बीजेपी की तरफ। पिछले बार जैसा ही हाल हो जाएगा क्या 0-0 वाला सर? बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना हैट्रिक, तीनों राज्यों में हिट विकेट तो तय हो गया आज ही। पश्चिम बंगाल में तय हो गया, केरला में 0, तमिलनाडु में 0 प्रधानमंत्री जी, असम में आपकी डामाडोल है। और हिंदू करते हैं खूब। मंगलवार को मछली खाकर सनातन धर्म का अपमान करने वाले हिंदू की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता गाय का मांस चुपचाप घर में खाने की बात करने वाले हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। किर्गिस्तान में आज ही राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी एससीओ में कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा कुठारा घात इन्होंने किया है तो हिंदू समाज के साथ किया। मथुआ 19 से भर मारे उनको, अरे सीए लाएंगे, मथुआ समाज को नागरिकता दे देंगे। 12 लाख वोट काट दिए उस समाज के। इन्होंने ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर लिया, इन्होंने सीआरपीएफ का इस्तेमाल कर लिया, बीएसएफ का कर लिया, सीआईएसएफ का कर लिया, आईटीबीपी का कर लिया, एसएसबी सब लगा कर देख ली। 90 लाख वोट काट के देख लिए। जनादेश की बजाय ज्ञानादेश लाने की बात कर रहे थे। और उधार का इंटरवेंशन करूं अभय दुबे जी, स्कैम का आरोपी ऑब्जर्वेशन बहुत एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन रखता हूं। आप जो टीवी स्टूडियो में आप जो बोल रहे हैं वो, और आपके नेता राहुल गांधी जो वीडियो रिलीज करते हैं वो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप जरा एक लाइन क्लियर बता दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी की लाइन क्या है बंगाल के भीतर, क्योंकि खबरें ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस एक्सपेक्ट करे कि आप कुछ ज्यादा वोट लेंगे तो वो बीजेपी को हरा पाएंगे। जरा वोट स्प्लिट हो जाएगा तो फायदा होगा। राहुल गांधी जी ने अभी कल ही सभा की है, और जो बार बार आप टेलीविजन पर बता रहे हो ना कि परसेंटेज प्रधानमंत्री कह रहे थे इतना। और एक एडिशनल चीज, थोड़ी देर पहले अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के हावभाव देख के लगता है कि वो हार रही है। अभी थोड़ी देर पहले का स्टेटमेंट है। अरे वो शुभेंदु अधिकारी भी हार गए दोनों। मैं कह रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी इस विधानसभा सीट से चुनाव आखिरी बात जी, अब आप बताइए कि सीएम किसको बना रहे हैं। और इसी के साथ एक गंभीर सवाल पर आते हैं सर, एक गंभीर सवाल पर आते हैं। देखिए ये बातें तो 4 मई तक आप लोग करते ही रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अभी आप भी ये कह रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती वहां पर जो है उससे इलेक्शन को हाईजैक किया गया। आपको पता है पिछले चुनाव का नंबर मेरे सामने है, 2021 के चुनाव में ब्लडीएस्ट इलेक्शंस जिसको कहा जा सकता है, 300 हिंसा की घटनाएं हुई थी और कुल मिलाकर 58 लोगों की मौत हुई थी। 58, इसका मतलब समझते हैं आप? हाईएस्ट। और आप सेंट्रल फोर्सेस पे आप कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती क्यों की गई? हिंसा नहीं हो रही है ज्यादा, कम से कम किसी की मौत तो नहीं हुई है, वरना 58 लोगों का मारा जाना अपने आप में एक एपिडेमिक, एक कैलामिटी है। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा रक्त रंजित चुनाव नहीं हुआ। प्रजातंत्र को इन्होंने पूरा रक्त रंजित कर दिया। 90 लाख मतदाताओं के मतदान का अधिकार छीन लिया। मैं आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जो पर्दाफाश कर दूंगा, जो बार बार कहना कि इतने प्रतिशत प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। दक्षिण दिनाजपुर पहले फेज में ये कह रहे हैं 95% वोट पड़े, 13% एसआईआर में वोट कट गए। कुछ बिहार में 95%, 9.3% वोट कट गए। तो जो अगर आप सारे वीर 4 मई वाले रिजल्ट पे यकीन करना है कि नहीं करना है? देखो 4 मई वाले रिजल्ट पे यकीन करना है? भाई कोई करे या ना करे, मैं तो करूंगा।
इसमें कहीं भूमिका ऐसे ही बना रहे हैं संजय जी। लेकिन ये देखिए, एक छोटा सा प्रदीप भंडारी से मुझे पूछना है, क्योंकि बातें पूछ लेना। मैं एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम बंगाल को, कलकत्ता को इकोनॉमिक कैपिटल बनाएंगे। इसका मतलब मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल छीन के कोलकाता को बनाया जाएगा। दो कैपिटल नहीं हो सकता है कैपिटल। अरे भाई, आप अहमदाबाद भी है, मुंबई भी है। हमारी नजर में तो बॉम्बे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कलकत्ता को इकोनॉमिक कैपिटल बताएंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या वाकई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर तो अहमदाबाद चला गया ना, तो अभी है ऑलरेडी। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं ना भाई, भारत में जवाब मैं उनसे पूछ रहा हूं भाई इकोनॉमिक देख रहे हैं साहिल को और मुझे पूछ रहे हैं उनसे। भाई प्रदीप भंडारी प्लीज रिस्पॉन्ड। आशुतोष जी को जानना है कि क्या मुंबई को हटा के कोलकाता को देश की आर्थिक राजधानी बना रहे हैं। देखिए, मैं ये बचकानी बात पे जवाब दूंगा, पर इसके पहले एक मैं ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। कांग्रेस ने 2.5 मिनट बोला, एक भी बार कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं बोल पाए। अरे मैं दे रहा हूं आशुतोष जी, निश्चिंत रहिए, बस 1 सेकंड दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं बोला कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। इससे आप स्पष्ट हो सकते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी भी जानते हैं कि चमत्कार होने वाला है। सुनिए तो सही। अब आशुतोष जी, थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस यूज करिए इकोनॉमिक लॉजिक का। जब पाई इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ता है ना, तो किसी से छीन के किसी और को नहीं दिया जाता है। पाई जब बढ़ता है तो सब ग्रो करते हैं। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एक ग्रो करेगा इसका मतलब नहीं यहां से छीन के इसको दे दो, इसका मतलब होता है पाई को बड़ा करो। आप नहीं समझ पाएंगे, तभी 70 सालों तक कांग्रेस हमने जाके देश को पीछे ग्रोइंग व्यवस्था। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से घट के 6ठे नंबर पर आ गए हैं। पाई हमारा बढ़ रहा है। अरे आशुतोष जी, आज भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। ये आप मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूं ना। आप कह रहे हैं ठीक है, आप लोग बंगाल से निकल चुके हैं। आप लोगों को अलग से लड़ाई करनी हो तो जाके यूट्यूब पे कहीं पे लड़ लीजिएगा। सोशल मीडिया पर भी कई प्लेटफॉर्म से वापस आते हैं। चलिए, एक मिनट, संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, जिनका स्टेक पे लगा हुआ है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएमसी का पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, टीएमसी तो बार बार ये कह रही है कि सीआरपीएफ नहीं चाहिए, सीआरपीएफ नहीं चाहिए। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि बस इतना बाकी रह गया कि युद्धपोत और राफेल लाकर वहां पर खड़े कर दे। इतनी ज्यादा सुरक्षा लगा दी है। डर है कहीं सीआरपीएफ से आपको? संजय शर्मा जी, देखिए दिन भर क्या होता रहा वहां पर, भवानीपुर हो या बाकी सारी जगह पर। देखिए, सीआरपीएफ से डर की दूर दूर तक कोई बात नहीं है। सीआरपीएफ तो बूथ में वोट डालने जाएगी नहीं, उनको तो बूथ के बाहर ड्यूटी देना है और वोट देना है पश्चिम बंगाल की जनता को। सीआरपीएफ से दिक्कत क्या है कि सीआरपीएफ जिनके ऑर्डर फॉलो करते हैं वो सीआरपीएफ को मिसगाइड करते हैं। रात में हमारे नेताओं के घर में पुलिस सीआरपीएफ को देकर दबिश की जाती है, उन्हें बेवजह डराया धमकाया जाता है। बात लोग उससे खफा हैं। और आज दिन भर हमने जो शुभेंदु अधिकारी की उससे अगर बाहर देखे तो चुनाव आयोग काफी संतुष्ट है, क्योंकि पिछली बार जब 6 चरणों में चुनाव हुआ था, पिछली बार 8 चरणों का चुनाव था, 300 जगह पे थोड़ी देर पहले अंजना आंकड़े बता रही थी कि 58 लोगों की मौत हुई थी। इस बार कम से कम मौत की खबरें नहीं है, कम से कम हिंसा की खबरें नहीं है। जो भी है वो छुटपुट हो रहा है, वो हो ही रहा है। लेकिन 2 ही चरणों में चुनाव होते हुए भी किसी भी तरीके से हिंसा, वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग की खबरें जरा भी नहीं आ रही है। ये भी तो एक पॉजिटिव साइड देख लीजिएगा संजय कुमार जी। देखिए, अभी 45 मिनट बाकी है, अब तक तो कोई खबर नहीं है सेकंड फेज में भी। यदि पॉजिटिव साइड देखेंगे तो पॉजिटिव साइड है, अच्छी बात है। हिंसा नहीं भी, हम भी हिंसा मुक्त चुनाव चाहते थे भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंसा को प्रोवोक करती है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला रूलर है, वो बोल रहा है। अरे थोड़ी देर डिसिप्लिन में रखिए, रहना सीखिए भंडारी जी, क्यों ऐसे उछलते हैं बार बार? अरे आपने क्या डिसिप्लिन रखे, आपने क्या हाल कर दिया बंगाल का? हमने कुछ नहीं किया। आपने जो अपने राज्यों का रोना आ रहा है वहां की जनता को, वहां की जनता त्राही कर रही है आप लोगों के आतंक से। और बंगाल में चौथी बार 4 तारीख को देश आएगी, ध्यान रखिएगा। अरे कितना खुश है वो हम भी जानते हैं। यही बात बोल रहा हूँ। चौलबोना तो अपनी जगह पर है, लेकिन असल बात यह है कि आप अभी भी एक बार भी ये नहीं बोल पाए कि बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसक हो रहे हैं। सवाल ये है ना, आप ये बार बार कह रहे हैं संजय जी, इसे मैं आ रही हूँ प्रदीप जी। संजय जी, आपको तो वाहवाही करनी चाहिए, न सिर्फ वहां पर जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं, बल्कि जो लोग वहां पर डटे हुए हैं कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। आज शुभेंदु अधिकारी जी ने जो होना क्या अच्छी बात नहीं है? सेंट्रल फोर्सेस की तारीफ आज भाजपा की नेत्री प्रियंका टिमरेवाल जी ने जो किया,
रात ठीक है, आपके में नेताओं की बात करें, प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, चाहे वो प्रियंका टिब्रेवाल हो या फिर शुभेंदु अधिकारी। शशि जी का सवाल पूछिए। संजय जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। संजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब सीआरपीएफ से आप डरते नहीं है, सीआरपीएफ से कोई परेशानी नहीं है, शिकायतें उसके बावजूद आपको हैं, लेकिन ये जो अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो वायरल है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी का बाप दिल्ली से बचाने नहीं आएगा, वो किसको संबोधित कर रहे हैं? वो ये किसको संबोधित कर रहे हैं, ये बात वो जिनको कर रहे होंगे वो जानते होंगे। नहीं, हम लोग भी जाने ना, हम लोग भी जाने ना शर्मा जी। भाषा की मर्यादा, शर्मा जी थोड़ा हमारा भी ज्ञान बढ़ाइए। भाषा की मर्यादा को तार तार जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने किया है, उसका जवाब दे रहे थे क्या वो? कान खोलकर सुन लो, अरे दीदी कान खोलकर सुन लो। यह बंगाल की जनता याद रखेगी माननीय गृह मंत्री जी, और 4 तारीख को जनता ही कान पकड़ेगी, आपका ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बंगाल के भीतर सभी लोग इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? बंगाल में जाने के बाद भाषण उल्टा लटका के मारेंगे। वो जवाब नहीं दे रहे, इस बात का जवाब सीधा नहीं दे रहे हैं। एक सवाल पूछूं उनसे? पूछिए मिस्टर राणा। संजय जी 4 तारीख को यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव आता है तो कल ईवीएम और सीआरपीएफ पर तो दोष नहीं न मढ़ेंगे? आपको आवाज सुनाई पड़ रही है संजय जी? यदि 4 तारीख को चुनाव ममता बनर्जी हार जाती हैं तो ईवीएम को और सीआरपीएफ को और सेंट्रल फोर्सेस को दोष तो नहीं न देंगी? शर्मा जी ये हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, आप ही से पूछ रहे हैं शर्मा जी। हाँ, 4 तारीख पहले ये क्लियर कर दीजिए कि 4 तारीख को जब बंगाल की जनता आपको नकार देगी तब आप टीएमसी को दोष नहीं न देंगे? नहीं मैं तो आपने बता दिया। अरे सुनिए संजय जी आपने बहुत अच्छी तरीके से देश की जनता आज तक को यदि देख रही होगी तो करोड़ों देख रहे हैं, और वो आप जान गया है एक बात कि भाई पिछले 2021 के अंदर 58 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग आसाम और झारखंड भाग करके चले गए थे। तो क्या उन्हीं को अभिषेक बनर्जी संबोधित कर रहे थे कि 4 तारीख के बाद तुम्हारा फिर वही हाल करेंगे जो 2021 के अंदर किए थे? ये अभी से नैरेटिव सेट करने का काम मत कीजिए। नहीं, नैरेटिव नहीं सेट कर रहे, हम तो खाली उनकी व्याख्या आप ही बता दीजिए ना। इसका मतलब आपने हार स्वीकार कर ली है। हाँ ठीक है, संजय जी की बातों का प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। वो एक गंभीर विषय उठा रहे हैं। आपके तो नेता शुभेंदु अधिकारी अभी दिखे, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जा रहे हैं। अब क्यों ऐसे वक्त पर क्या उकसाने के लिए ये सब किया जा रहा है? वहां प्रियंका टिब्रेवाल जी बोलने लगी कि भाई वहां पर अंदर छापा वोटिंग हो रही है, तो अब इतनी तैनाती में अगर छापा वोटिंग हो रही है तो फिर कहां गई सुरक्षा? नहीं, इतने बड़े गुंडे हैं ये। 1221 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इनने 2021 में करे, जो देश के इतिहास में कभी नहीं देखने को मिले। सिर्फ 30 अभी हुए। तो ये अगर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ गुंडागर्दी करेंगे तो हम बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल ने यहाँ पे रूल पॉइंट आउट किया, टीएमसी का कोई भी गुंडा 100 मीटर के अंदर में नहीं आ सकता है। ये सच्चाई है। अब ये मेरे बीच में बोलना शुरू हो गया। बारी-बारी बोलो तुम प्लीज। संजय जी घबराइए मत। चलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बड़ी बात है, ये चुनाव बिल्कुल जनता लड़ रही है। आरजी कार के अंदर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बेटी के साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थित गुंडों ने रेप और मर्डर किया, उनकी मां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है। इससे समझ सकती है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं किसकी तरफ है। हर गुंडा तृणमूल कांग्रेस के साथ है। जहांगीर खान जिसपे 2000 वो टीएमसी के साथ में। यहाँ पे स्थिति है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को बिना नेम प्लेट के लगा के ये वोटर्स को कह रहे थे कि टीएमसी को वोट डालो। वोटर्स ने उठा के पश्चिम बंगाल की पुलिस भी लड़ते रहेंगे, लड़ने के मूड में चल रहा है। हम लोग तो वेट करें कि 6 बजे जल्दी नंबर्स दर्शकों को दिखाएं और ये वोटिंग खत्म हो, नहीं तो इन लोगों का झगड़ा नहीं खत्म होगा। संजय जी, और आपको आज के बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है? हम नंबर्स नहीं पूछेंगे, लेकिन तलवार पे फिर आपको कहेंगे कि अपने पैर को आप रख दें और बताएं कि क्या दिख रहा है। और निश्चित रूप से ये दिख रहा है टर्नआउट बहुत हाई है। जो फर्स्ट फेज में आपको 93% टर्नआउट दिखा, सेकेंड फेज में जब आप पोलिंग खत्म हो होगी
5 बजे वैसे पोलिंग खत्म हो गई होगी, लेकिन कई जगहों पर लोगों की कतार लगी हुई होगी। तो तो अगर टर्नआउट के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर 94-95% टर्नआउट होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये 2-3 चीज दर्शाता है। एक तो यही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत टफ है, जिसकी चर्चा आप सुन रही हैं, चाहे आप तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बात करें, उनके प्रवक्ता से बात करें या बीजेपी के प्रवक्ता से बात करें। इस बीच एक बड़ा बयान इस वक्त इस बीच आ रहा है शुभेंदु अधिकारी पर। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी हार रहे हैं, ममता बनर्जी का बयान यहां पर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने दोपहर को जब स्टेटमेंट दिया उसमें ममता बनर्जी हार रही है, उसके बदले में अब ममता बनर्जी का बयान कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी हार रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिल रहा है। एक बार फिर 2/3 बहुमत का दावा ममता बनर्जी ने वोटिंग खत्म होने से आधे घंटे पहले ममता बनर्जी के जरिए किया जा रहा है। और इस बार उन्होंने लक्ष्य भी 226 सीटों का तृणमूल कांग्रेस के लिए रखा हुआ था। 215 सीटों पर पहले से ही तृणमूल कांग्रेस है। 2/3 बहुमत का दावा एक बार फिर। संजय कुमार। और मुझे जानकारी मिल रही है संजय जी की कुछ देर में जैसे वोटिंग का टाइम खत्म होगा तो शुभेंदु अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। तो देखते हैं, उसका भी इंतजार करते हैं, क्योंकि कई तरह के आरोप शुभेंदु अधिकारी की भी तरफ से लग रहे हैं। वार्ड नंबर 70 जहां पर ज्यादा तौर पर पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, वहां पर ममता बनर्जी सुबह कई बार गई थी। वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी वोटर्स हैं उनको वो धमका रही थी। आपका असेसमेंट, आप कह रहे थे कि जो भारी तादाद एक छोटी एडिशन में इसमें कर दूं बस, क्योंकि इस बार है ना बीजेपी एग्जैक्टली उल्टा खेल गई जो पिछली बार तृणमूल ने करने की कोशिश की कि नंदीग्राम में ममता को भेज दिया था, ममता बनर्जी को, और इस बार शुभेंदु को खास करके भवानीपुर में भेज दिया गया। देखिए, जिस बात की चर्चा सुबह से हो रही है और ये सब चीजें जो एक एक घटनाएं निकल के आ रही हैं, पहले शुभेंदु अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया कि ममता बनर्जी हार रही है, ममता बनर्जी स्टेटमेंट दे रही है कि शुभेंदु हार रहे हैं। इसके बाद अब अभी आपने बताया कि शुभेंदु अधिकारी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। टर्नआउट देखें, इन सब स्टेटमेंट को देखें, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये क्या दर्शाता है? वही दर्शाता है जिसकी चर्चा हम सुबह से कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई बहुत इंटेंस है। और वो तो दिख रहा है, वो प्रदीप भंडारी वर्सेस जो अभय दुबे हो रहा है उसमें भी दिख रहा है। प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, एक सवाल मुझे पूछना है उनसे। प्रदीप भंडारी, आज देखिए अब सबसे बड़ी बात यही है, संजय जी से बस, उसके बाद मैं आ रही हूँ प्रसून जी, इसके बाद मैं आ रही हूँ अभय जी, आपके पास भी आ रही हूँ। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 77 से आप ये दम भर रहे हैं कि आप 140 पार जाएंगे, मतलब लगभग डबल आपको अपनी सीटें करनी है। पहले फेज में ही आपको होगा, इससे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें। अगर शुभेंदु अधिकारी के सामने जय बांग्ला के नारे लगे तो यहाँ पर ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और ऐसा पहले भी कुछ जगहों पर हुआ है। सुना देते हैं आपको। आप करो तो पीयूष बताओ, लाइव है आप पीयूष? भवानीपुर के बीजेपी ऑफिस में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है ममता बनर्जी का काफिला यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ममता बनर्जी का काफिला यहाँ से निकला, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने शुभेंदु अधिकारी को जय बांग्ला के नारे पेश करते हुए देखा था, और अब यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जो ममता बनर्जी निकल रही हैं उनको देखते हुए जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। आप नारेबाजी क्यों? दादा क्या हुआ यहाँ पे नारेबाजी क्यों? यहाँ ममता बनर्जी आ रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल में रेप, धर्षण, हत्या कार्य करवाया, पूरा पश्चिम बंगाल का शिक्षा, शासन और शास्त्र व्यवस्था चरम दुर्गति में धकेल दिया है। हम अखंड हिंदुस्तान सनातन हिंदू धर्म और लब जहाज से बेटी बचाओ समिति की तरफ से बोल रहे हैं, ममता बनर्जी का बुद्धि खत्म है। और इस बार 2026 में हमारा बीजेपी का सरकार आएगा और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने दरअसल वोट डाला है। आमतौर पर 3 बजे के बाद ममता बनर्जी निकलती है हमेशा वोट डालने के लिए और उसके बाद बात करती है, लेकिन इस बार सुबह से लगातार ममता बनर्जी भवानीपुर में अलग अलग इलाकों में घूम रही थी। वार्ड नंबर 70 में गई थी, वहां पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का सामना हुआ था। लेकिन एक बार फिर मैं इस मुद्दे पर संजय जी आपको लाना चाहूंगा। 3 स्टेट, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को, पश्चिम बंगाल में तो अभी तक नहीं पता, लेकिन इन 2 स्टेट में ऐसे लोगों को हराया जहां पर बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी और पूरा उलटफेर, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज और उसका वहां पर असर दिखाई दिया। अलग आइडियोलॉजी वाली स्टेट। देखिए, अगर 2014 से अगर आप लगातार देखें,
और मैं चुनाव को देखने की बात कर रहा हूं, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कई बार बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हुए हैं और वो सरप्राइजेस बीजेपी ने किए हैं। आप अगर 2019 के चुनाव को भी देखें तो 303 सीटें बीजेपी लेकर के आती है। अगर स्टेट के चुनाव को देखें तो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी चुनावी पार्टी, जो जीतने वाली पार्टी को 40, 42, 45% वोट आते थे, लेकिन आप देखिए कई बार बीजेपी ने उन जगहों पर चुनावी जबरदस्त जीत हासिल की, 55-56%। मैं हिमाचल या उत्तराखंड ऐसे राज्यों का जिक्र कर रहा हूं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कभी भी किसी विनिंग पार्टी को उतना वोट नहीं आता। ऐसे कई रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़े हैं। तो आपने जिस बात का जिक्र किया, ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं बीजेपी ने। और पिछली बार बंगाल में ही जब परिवर्तन हुआ था, जब वाम दलों से ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, तब भी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा था। मतलब अभी भी आप देख रहे हैं, औसतन अगर आप देखिए तो 84-83 पॉइंट कुछ % से 10-12% का इजाफा है। उस दौरान भी ये देखा गया था। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आज भी आपको लगता है, क्योंकि देखिए जब ये नारेबाजी भी हो रही है, इधर जय बांग्ला, इधर जय श्री राम, आपको लग रहा है कि बंगाल की धरती पर इस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण हो पाएगा? अंजना जी, ये चुनाव, जैसे मैंने कहा, ये धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं है, ये समानता की बात है। और समानता तभी होगी जब पश्चिम बंगाल के बंगाली हिंदू को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना बाकी पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमान समाज को दिया जा रहा है। हम तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, और तुष्टीकरण के खिलाफ ये मतलब होता है कि शुक्रवार को दुर्गा पूजा के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाना चाहिए किसी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। तुष्टीकरण के खिलाफ ये मतलब होता है कि जब ममता बनर्जी के राइट हैंड बॉबी रकीम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि जो हिंदू है, वो जो हिंदू बने वो गलत है, वो बदनसीब है, और वो कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी देखना चाहते हैं, तो ये तो बंगाल की आइडेंटिटी की बात है। आपने एक सवाल पूछा, बंगाल बीजेपी ऐसा कैसे करेगी? 2016 में हमारा वोट शेयर था 10.16%, 2021 में हमारा वोट शेयर बढ़ के वो 38%, 28% का जंप। अभी हमें सिर्फ 6% का जंप चाहिए। ऐसा पूर्व में भी बंगाल के अंदर हुआ है। जब पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जीती थी तो उसने 12% का जंप किया था। लोकसभा में भी हम 2014 में जब सत्ता में आए थे तो हमने 15% का जंप किया था। 9 में हमारा 18% वोट शेयर था, 14 में हमारा 32% वोट शेयर था। तो हमारे लिए पास्ट में हुआ है, हम एवर एक्सपैंडिंग पार्टी है, और जब जनता आपके लिए चुनाव लड़ती है तो वोट शेयर भी और सीट शेयर भी अप्रत्याशित आता है। कमेंट, छोटा कमेंट सबसे लेते हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही देर में शशि जी अब नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, अपने स्क्रीन पर हम लोग दिखाएंगे। शशि शेखर जी, आपका कमेंट इस बात पर, ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण सोच रही है बीजेपी कि इस चरण में सिर्फ 142 में से 60-63 सीटें ऐसी है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, वो चाह रहे हैं कि काउंटर कंसोलिडेशन हो। क्या धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है, ये हुआ है, या जमीन पर आपको क्या लग रहा है? शशि जी, मैं परिणामों से, मुझे मतदान से कोई शिकायत नहीं है, कितना भी ज्यादा हो। जब परिणाम आए तो कहीं ऐसा न लगे कि एक डिवाइडेड सोसाइटी का ये वर्डिक्ट है, बस इतना ही मैं मानता हूँ। आशुतोष जी, नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि हिंदू बनाम बंगाली, जय बांग्ला बने बंगाली, और जय श्री राम के नारे का मतलब हिंदू। और शुभेंदु अधिकारी बोले हिंदू हिंदू एक हो जाए। ये किसने बोला? हिंदू हिंदू एक हो, उन्होंने कहा है शुभेंदु अधिकारी ने आज सुबह कहा है ना। हिंदू एक होने में बंगाली को अलग क्या करना? वहाँ बंगाली हिंदू एक है। मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदू बंगाली एक मिनट, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुसलमान है, क्या वो भारतीय है या भारतीय नहीं है? क्या वो वोटर है या वोटर नहीं है? एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सरकार है जो सीधे कह रही है हमको मुसलमानों का वोट चाहिए, हमको हिंदुओं का वोट चाहिए। अगर ये भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं तो फिर क्या है? और खुलेआम कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, लगभग 90% मतदान हुआ है शाम 5 बजे तक का, यानी अभी भी 1 घंटा बाकी है। 89.99%, 90%। कई लोग इंतजार करते हैं, मतलब अगर आखिरी 1 घंटे में ज्यादा मतदान होता है, आखिरी 1 घंटे में भी वो वोटिंग के लिए निकलते हैं। तो क्या 92, पिछली बार हमने 93 कुछ प्रतिशत का देखा था, उसको भी पार कर जाएगा दूसरा फेज? इंतजार करना होगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों में ये बात चली गई थी कि भाई इस बार वोट डालिए, नहीं तो आपका नाम भी कट सकता है। दुबे जी, आप लंबे देर से हाथ उठा रहे हैं, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलिए ना सर, किसको सीएम बना रहे हैं? देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अयोध्या में सबक सिखा दिया, रामेश्वरम में सबक सिखा दिया, चित्रकूट में सबक सिखा दिया। ये बार बार जो राग अलाप रहे हैं कि बहुत अधिक परसेंटेज हो गया, बहुत अधिक परसेंटेज हो गया। अरे रागी साहब, माँ दुर्गा को इतने भद्दी बातें की है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कि 3% से आप कितनी दूरी तक जाएंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं ना, फर्स्ट फेज
अरे गाय का मांस खाने की सलाह देते हो आप बेशर्म लोगों। रुबेल शेख। अच्छा ठीक है, अब शर्म बेशर्म पे मत उतरिए। अब मैंने आप सबसे निवेदन किया कि जब भी आप लोगों को अपशब्द बोलने का मन करे, गाली गलौज करने का मन करे, डिबेट से हट जाइए, माइक हटाइए, बगल में कहीं पर बुलाइए, किसी कॉफी शॉप में बैठ के लड़िए और गाली दीजिए एक दूसरे को। हम लोग को कोई रुचि नहीं आपकी चलिए, लेकिन इस वक्त एक बात तो ठीक है कि बंगाल की जनता भर भर कर वोट डाल रही है। 7 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अभय दुबे जी, ये जो साहिल जी, नहीं कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं हुई है, कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं। आप देखिए जो फर्स्ट फेज में हुई है 2021 में 83% था, 2026 में 92%, लेकिन 9.2% SIR में वोट काट दिए। मतलब 83 एब्सोल्यूट नंबर देखिए ना अभय दुबे जी, अभय दुबे जी एब्सोल्यूट नंबर देखिएगा। हम तो आपको कह रहे हैं सर, सीएम बताइए किसको बना रहे हैं। हम तो मान रहे हैं कि आप ही की सरकार बन रही है, बताइए ना। नहीं, वो बोले हैं कि चमत्कार होने वाला है। हमारे सरकार साहब और अधीर रंजन चौधरी बड़े तो थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में 2021 की तुलना में 26% अधिक वोट इस बार पड़े हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोलकाता में देखिए, पिछली बार 11 की 11 सीटें टीएमसी ले गई थी, ममता बनर्जी अपनी झोली में ले गई थी। आमतौर पर कोलकाता में 55 से 60% तक वोटिंग होती है। मतलब इतने, वो कहते हैं ना कि मेट्रो शहर जो है, बड़े शहर है, लोग उदासीन होते हैं, वो घरों में तो खूब डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन वोट डालने के समय पीछे हट जाते हैं। इस बार कोलकाता में 26% अधिक वोटिंग, यानी अगर 1 या 2% का भी स्विंग होता है तो 10-15 सीट का स्विंग वहां पर हो सकता है। लेकिन कोलकाता के भीतर अगर 26% ज्यादा वोटिंग, एब्सोल्यूट नंबर्स देखने होंगे हालांकि कि उसमें कितना फर्क पड़ा है, लेकिन कोलकाता उसके साथ साथ हावड़ा, इन दोनों इलाकों में ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है और बम्पर वोटिंग 20 से 26% ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। 7 जिले ऐसे हैं कि जहां पर सारे रिकॉर्ड यहां पर टूटे हैं। हालांकि अभय दुबे कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में भी यहां पर ज्यादा वोटिंग होते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट फेज में हुआ था, वो सामने आ गया था, सेकंड फेज के नंबर आ जाएंगे। अभी इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। अभय जी अपनी बात पूरी कीजिए ना। अधीर बाबू को बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनकी सीट भी कहीं फंस न जाए। ये तो नहीं, देखिए इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने मानस बना लिया है। दोनों ही दलों को आपने देख लिया कैसी सत्ता की भूख में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई विकास की बात किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। और आप बार बार विकास, कलकत्ता का जिक्र कर रहे थे, आशुतोष जी कह रहे थे कि कैपिटल क्या बॉम्बे से शिफ्ट करोगे, तो 1947 से 77 तक कैपिटल कलकत्ता ही था। मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलकत्ता ही था। ये भी दिलचस्प है, कभी बीजेपी इतिहास के पन्नों में ले जाती है, आज आपको सूट कर रहा है तो आप ले जा रहे हैं। क्विक रिस्पांस, 2 लाइन का रिस्पांस सिर्फ मिस्टर भंडारी। देखिए, कांग्रेस को रिस्पांस करने की जरूरत मुझे नहीं है। अंजना जी, अधीर रंजन चौधरी खुद जब केंद्रीय सुरक्षा बल की तारीफ कर रहे हैं और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को राहुल गांधी को ज्यादा सुनना चाहिए। मैं वापस से कह रहा हूं, अभी ठीक है, चलिए 4 तारीख को उसका फैसला होगा, लेकिन एक बार राहुल गांधी ने आपकी सरकार आ रही है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ममता को फायदा हो रहा है उनकी वजह से। ममता को नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब बीजेपी को फायदा हो रहा है, पोलराइजेशन की वजह से ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी का एग्जैक्ट बयान ये था। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कवरेज जारी है, लेकिन कुछ देर का इंतजार कीजिए क्योंकि कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, किसकी बन रही है सरकार। स्क्रीन पर नजर रखिए, देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।